नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? और मेरा नाम पुनीत मिश्रा है और आप सभी का आशीर्वाद आईएएस के चैनल पे स्वागत है। जो भी बच्चे नए हैं, अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हम लोग कुछ ऐसे ही वीडियो और लेक्चर टेस्ट सीरीज से योगदान आपका करते रहेंगे। और आप लोगों के लिए भी सहूलियत है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीएस की आपको मिल जाएंगी। तो जैसा कि हम लोग मिडवेल हिस्ट्री पढ़ रहे थे, मिडवेल हिस्ट्री में आपने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम का आना और दिल्ली सल्तनत की स्थापना और सबसे पहला ममलूक और दास वंश का एक शासक कह सकते हैं। और पूरी तरह से तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं हुई थी, क्योंकि दिल्ली में उसने खुद शासन नहीं किया और लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाकर शासन करता रहा। चौगान खेलते समय आखिरी समय उसकी मृत्यु हो गई और कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई लड़का नहीं था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई लड़का नहीं था तो ऐबक की केवल 3 पुत्री ही थी, 3 लड़कियां ही थी। तो फिर परेशानी आई कि शासन किसके हाथ में दिया जाए, शासन किसके हाथ में दिया जाए। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, दिल्ली सल्तनत में हम लोग चल ही रहे थे तो शासन किसके हाथ में दिया जाए, तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी दिख रही थी कि शासन कैसे दिया जाए, किसको दिया जाए। तो यहाँ पर अगर हम लोग बच्चों बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की अगर हम लोग बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो चुकी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान, कहानी मैंने बताई थी, चौगान खेलते उसकी मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो कोई संतान लड़कों में नहीं थी, उसके 3 पुत्री थी, तीनों ही लड़कियां थी, पुत्री थी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत कब्जे में तो था, लेकिन शासन यहाँ पे अब करवट ले चुका था और गुट में चेंज हो गया था। क्योंकि आपको पता है दिल्ली और लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक के पास था, पर लाहौर को ही राजधानी रह के वहीं पे शासन कर रहा था और सेनापति या सचिव या मलिक का एक किरदार निभा रहा था। और अगर हम यहाँ पर देखें, ऐबक का मकबरा आपने सुन रखा होगा कि ऐबक का जो मकबरा था, ऐबक का जो मकबरा था, क्योंकि मकबरा अगर देखा जाए तो उसका जनक भी देखें, तो अगर अब ऐबक का मकबरा किसने बनाया था तो ध्यान रखिएगा, इल्तुत, एक नाम सुना होगा, इल्तुतमिश। ये नाम सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज इन्हीं का उद्घाटन होगा, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने ही ऐबक का मकबरा बनवाया था, इल्तुतमिश ने ही ऐबक का मकबरा बनवाया। तो कहाँ बनवाया होगा आप खुद ही समझ सकते हैं, लाहौर, ऐबक का मकबरा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ऐबक का मकबरा इल्तुतमिश ने ही बनवाया था, ऐबक का मकबरा। ठीक है, कहाँ बनाया था? लाहौर। लिख देने तो आप लोग अगर नोट डाउन करते हो तो ध्यान रखिएगा, लाहौर, लाहौर। अब यहाँ पे देखिए बात आ रही है कि कैसे 2 गुटों में बट गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु होने से कोई उत्तराधिकार की कोई प्रोसेस हो नहीं पाई थी और अब 2 गुटों में कौन सा बट गया, तो भैया देखो, एक तो कौन लोग थे, लाहौर के लोग थे, लाहौर के सरदार, लाहौर के सरदारों की बात कर लेते हैं, लाहौर के सरदार, लाहौर के सरदार, और एक तरफ थे दिल्ली के सरदार, एक तरफ लाहौर के सरदार और एक तरफ दिल्ली के सरदार। दिल्ली के सरदार आप खुद ही समझ सकते हो किसके पक्ष में होंगे, क्योंकि
ये आपस में दो गुटों का झगड़ा होना क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अभी बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक के केवल 3 पुत्री थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के केवल 3 पुत्री थीं। तो यहाँ पर लाहौर के शासक जो थे, लाहौर के शासक जो थे, आपस में जो विवाद हुआ, लाहौर के शासक आराम शाह के पक्ष में थे और दिल्ली के शासक इल्तुतमिश के पक्ष में थे। लाहौर के शासक किसके पक्ष में थे? इल्तुतमिश के पक्ष में थे, आराम शाह और इल्तुतमिश। तो जल्दी से सारे सरदारों ने आराम शाह को लाहौर में ही 8 महीने के लिए, ज़्यादा दिन का शासन नहीं था क्योंकि कुछ दिक्कतें हुई, वो मैं बताऊंगा। 8 महीने का एक शासक बन गया, कौन? आराम शाह। 8 महीने का एक शासक, शासन व्यवस्था जो इसने संभाली 8 महीने के लिए। हालांकि बाद में क्या हुआ कि इल्तुतमिश ने आराम शाह को, इल्तुतमिश ने, क्योंकि उधर हावी हो रहा था इल्तुतमिश ने आराम शाह को, एक युद्ध हुआ था, एक युद्ध हुआ दोनों के बीच में, जिसको हम लोग बोलते हैं जूड का युद्ध, जुड, बैटल ऑफ जुड, ठीक है, जिसमें आराम शाह पराजित हो गया। आराम शाह क्या हो गया? पराजित हो गया। और खुद ही समझते हो कि पराजित होना, या कह सकते हो मार देना, बात बराबर ही थी, क्योंकि पहले अगर शासन करना है तो मारना भी पड़ता था, हराना भी पड़ता था, कि कैसे भी आप राजनीति में अगर आना है तो आपको दूसरे को पराजित भी करना है, मारना भी है। अब यहाँ पे पूरी तरह से अगर देखा जाए तो आराम शाह तो पराजित हो गया। अब आगे जो शासन स्टार्ट होना है, आगे जो शासन स्टार्ट होना है, वो किसका स्टार्ट होना है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश, जो शासन स्टार्ट होना है, इल्तुतमिश। अब अगर हम बच्चों इल्तुतमिश की बात करें, इल्तुतमिश की बात करें, इल्तुतमिश का शासनकाल क्या था? क्योंकि 8 महीने तो आराम शाह ने ही निकाल दिए, 8 महीने तो आराम शाह ने ही निकाल दिए। तो यहाँ पे इल्तुतमिश का अगर शासन देखें, कई जगह 1210 भी मिल जाता है, और 1211 से देखेंगे और 1236 तक इसका एक शासनकाल चला। 1211 से लेकर 1236 तक इसका शासनकाल चला। अब ये आया कहाँ से, इसका थोड़ी सी जानकारी, इसकी थोड़ी सी परिचय अगर हम देखते हैं, तो इल्तुतमिश का अगर हम लोग यहाँ पर परिचय देखें, इल्तुतमिश का एक छोटा सा परिचय, मतलब इसके बारे में जानकारी, ठीक है। तो आप खुद ही समझते हो, सब दास ही थे, दासों का दास, गुलामों का गुलाम, कुछ भी कह सकते हैं आप इसे। तो हुआ क्या कि भाई, परिचय अगर देखें, और इल्तुतमिश को हम लोग क्या बोले, इसको ध्यान रखिएगा, दास वंश चल रहा है, तो इसे ही गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, पहली लाइन ये ध्यान रखिएगा, गुलामों का गुलाम। अब बगदाद मंडी है ही है। इल्तुतमिश को खरीदने के लिए अगर देखा जाए, इल्तुतमिश काफी सुंदर इंसान था, और इसको खरीदने के लिए मोहम्मद गोरी बगदाद बाजार में गया था। पर मोहम्मद गोरी अगर देखा जाए तो गौर वंश, इन वंशों में पावरफुल था, पर बगदाद में जानते हो खलीफा के सामने सब मामूली इंसान थे। इल्तुतमिश को खरीदने के लिए बहुत प्रयास किया, बातचीत नहीं बनी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि फाइनली, शायद बोला जाता है कि इल्तुतमिश ने खलीफा को पत्र लिखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दादागिरी चल रही है, लोगों को कुछ परेशानी हो रही है, जिसके लिए बाजार बंद करी जाए। फाइनली बाद में ये दिल्ली शिफ्ट कर दी गई, और वहाँ से जब दिल्ली में शिफ्ट हो गई तो फिर आपने खुद ही समझ लिया कि यहाँ पे किसने किससे खरीदा। तो भाई
इल्तुतमिश को किससे खरीदा? तो परिचय अगर हम देखें तो सबसे पहले हम नाम एक देंगे, जलालुद्दीन। जलालुद्दीन एक नाम का कैंडिडेट था, बेचने वाला। जलालुद्दीन कौन है? बेचने वाला, जो खरीद फरोख्त करते हैं, बेचने वाले, बेचने वाला। और जो खरीदार था, खरीदने वाला, खरीदने वाला भाई इल्तुतमिश सुंदर था। रजिया सुल्ताना भी इसीलिए सुंदर ही थी। और कनेक्शन तो आप लोग खुद जानते ही हो, क्योंकि इनका इनमें हरम वगैरह भी चलता है। तो खरीदने वाला कौन था? ऐबक था। खरीदने वाला कौन था बच्चों? ऐबक था। खरीदने वाला कौन था? ऐबक। ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीद लिया। और फिर अगर हम बात करें एक इम्पॉर्टेंट परिचय जो इल्तुतमिश का है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब ऐबक ने खरीदा, पर ये जो गुलाम था इल्तुतमिश, ये कौन था? तो ये एक इलबरी तुर्क था। देखिए, तुर्क जितने थे, पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जितने भी तुर्क थे पहले ये बौद्ध धर्म में ही थे। सारे बौद्ध थे, मंगोल भी बौद्ध थे, सब बौद्ध थे। पर कुछ ऐसी चीजें, खाना बदोशी में दिक्कत आई, खाने पीने में दिक्कत आई, तो ये कबीलों में इधर उधर भागने लगे। और कुछ इस्लाम के पंजों में दास बन गए और धीरे धीरे ये कन्वर्ट हो गए। इस्लाम में जितने देखे हैं आपने, देखा होगा कोई ना कोई हिस्सा कन्वर्ट ही दिख रहा है, वो किसी भी धर्म का हो। अब इलबरी तुर्क था, मतलब एक इलबरी क्या है? एक जाति है। इलबरी क्या है? एक जाति है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इलबरी क्या है? एक जाति है। देखिए, मैं बता रहा हूं, कोई इनका भक्त हो तो ध्यान रखे। जो रियल फैक्ट है, अगर कोई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि रियल फैक्ट है तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे। तो ये इलबरी तुर्क था, इलबरी जाति थी। तो ये एक देखा जाए तो इलबरी वंश का तुर्क, इलबरी वंश का तुर्क कह सकते हैं। और एक इलबरी शासन स्टार्ट हो गया। इसका जब एक शासन स्टार्ट हो गया, इलबरी तुर्क, और ये अगर हम देखें, अगर हम ये देखें तो यही एक जो कैंडिडेट था, यही जो एक कैंडिडेट था जो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक था। तो शासन स्टार्ट हुआ। कैसे शासन स्टार्ट हुआ? क्योंकि मैंने कहा ना कि ऐबक की केवल 3 पुत्री थी, ठीक है। तो ऐबक का दामाद था। ऐबक का कौन दामाद था? दामाद को लड़कों की तरह ही माना जाता है कई जगह। तो लड़ गया, शासन व्यवस्था देख ली। तो यहाँ पे ऐबक का दामाद कौन था? ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश। ऐबक का दामाद कौन था? तो इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था। 1211 से 1236 तक रहा, ठीक है। ऐबक ने ही इसको एक उपाधि दी थी। उपाधि की अगर हम लोग बात कर लें, उपाधि, उपाधि आपको पता ही है, खुश होके कोई ना कोई उपाधि दी जाती है, खुश भी, फेमस भी। तो जो उपाधि दी गई थी, उपाधि, ठीक है, वो उपाधि थी अमीर उल उमरा। अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई। अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई। गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था, आप ये सभी जानते हैं, इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता था। इल्तुतमिश के जो पिता थे, इनको भी हम यही साइड में लिख देते हैं। इल्तुतमिश के जो पिता थे, इल्तुतमिश के जो पिता थे वो कौन थे? परिचय ही चल रहा है, इधर लिख देते हैं। इल्तुतमिश के जो परिचय में, अगर हम इल्तुतमिश के पिता की बात करते हैं तो इनके पिता का नाम था
इलम खां। पिता का नाम क्या था? इलम खां। क्योंकि इतना सुंदर था, इसको लोग बाहर निकलने देते नहीं थे, पर फाइनली एक दिन घर से बाहर निकल गया और लोगों ने इसको मंडी में बेच दिया। तो बेचने का कुछ ऐसा सिलसिला चल रहा था कि पैसे मिले, चाहे अपना घर का, बिरादरी का, दोस्त का, भाई का कोई भी लड़का हो, लोग बेच देते थे। तो पिताजी तो थे, ऐसा नहीं कि पिता नहीं थे, इसको धोखे में बेच दिया गया था। और कैपिटल किसको बनाया, राजधानी किसको बनाया? राजधानी मीन्स कैपिटल, राजधानी। अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी बेटा कौन सी थी? दिल्ली। दिल्ली। तो यह अगर देखा जाए तो यह दिल्ली का या दिल्ली सल्तनत बढ़ा लेते हैं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, क्योंकि ऐबक को इतना टाइम नहीं मिला कि वो कुछ करता, और चौगान खेलते समय उसकी डेथ भी हो गई। तो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक था। क्यों? क्योंकि एक अच्छा खासा इसको समय मिल गया था चीजों को विकसित करने में, चीजों को विकसित करने में। तो इसीलिए दिल्ली सल्तनत का इसे वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और अब एक चीज और देख रहे होंगे कि अब ये जो पद है आपको दिख रहा है, इल्बरी जाति का जो ये पद है, या इसके ही अब, क्योंकि वहां से देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के 3 लड़कियां थी, तो आगे कोई उत्तराधिकार प्रोसेस बढ़ ही नहीं पाया। तो पहली बार अब वंशानुगत पद शुरू हो गया। मतलब वंश जिसका है, वंशानुगत पद शुरू हो गया। तो वंशानुगत पद शुरू करने वाला भी कौन था? तो वो भी कौन था? इल्तुतमिश। वंशानुगत मतलब जो उसी वंश से है। पहले देखो ऐबक, फिर कोई और दास थे, पर अलग अलग थे। पर इल्तुतमिश ने क्या कर दिया? दिल्ली सल्तनत का जो पद है वंशानुगत बना दिया। दिल्ली सल्तनत का पद जो था वो वंशानुगत बना दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ जिम्मेदारियां समय के साथ इसे मिलती गईं, कुछ जिम्मेदारियां, ध्यान दीजिएगा, जिम्मेदारियां लिख देते हैं फटाफट। जिम्मेदारियां, अगर हम इसे जिम्मेदारी के बारे में बात करें, जिम्मेदारी, तो जिम्मेदारी कौन कौन सी इसे मिल गई थी भाई? ठीक है, जिम्मेदारी, खरीदा गया था, ऐबक के संपर्क में आया था, मोहम्मद गोरी ने कहा भी था कि भाई बंदा अच्छा है, सुंदर है, ख्याल रखना। तो सबसे पहला जो इसे पद मिला, सबसे पहला जो इसे पद मिला, सर ए जहांदार। सर ए जहांदार का मतलब क्या हो गया? सर ए जहांदार, सर ए जहांदार का मतलब क्या होता है? सर ए जहांदार अंगरक्षक, मतलब जो चौकीदार थे या अंगरक्षक होंगे उनका प्रधान। तो सबसे पहला जो इसे पद दिख रहा है आपको, अंग रक्षक, बॉडीगार्ड जिसे आप लोग बोलते हो, अंगरक्षक का प्रधान बनाया गया, क्योंकि बहुत ही ईमानदार, पावरफुल था। अंगरक्षक का प्रधान बनाया गया। तो पहली एक जिम्मेदारी इसे दी गई, सर ए जहांदार, अंगरक्षकों का प्रधान। फिर इसे एक और जिम्मेदारी दी गई, थोड़ा सा डेटा नीचे चला जाता है, अमीर ए शिकार, अमीर ए शिकार मीन्स जो भी शिकार विभाग था, जो भी शिकार विभाग था, वी है, बालिग्य है, शिकार विभाग था, वो भी दे दिया गया। ठीक है,
अंगरक्षक का प्रधान बना दिया गया और जो शिकार वगैरह होते थे उसका भी उसको विभाग दे दिया गया। और बाद में इसे इसे क्या हुआ, इसने 1197 और 98 की बात है, बदायूं जीत लिया। जब बदायूं जीत लिया तो उसकी भी जिम्मेदारी मिल गई, बदायूं जीता। ये सब यहाँ पे इल्तुतमिश की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा। 1197 1198 जब मोहम्मद गोरी जा रहा था, तराइन के और सब युद्ध हो चुके थे, तो 1197-98 में इसने बदायूं भी जीता। और ऐबक ने ही क्या और जिम्मेदारी दे दी थी, ऐबक ने इल्तुतमिश इल्तुतमिश को ग्वालियर का इक्तेदार बना दिया था। इक्तेदार बना दिया था। इक्ता मतलब एक जमीन का हिस्सा, जमींदार कह सकते हो, इक्तेदार बना दिया था कि वहां का तुम संभालो। इक्तेदार का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो, जमींदार, जमीन का रखवाला, या जमीन एक ऐसा जो पावरफुल इंसान के पास एक जमीन रहेगी, जमीन की देखरेख करने वाला, इक्तेदार। इक्ता प्रथा चलाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक जमींदार, इक्तेदार तो बना ही दिया, साथ में क्या हुआ, बाद में इल्तुतमिश ने ही, बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें, बाद में इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा भी चलाई। इक्ता प्रथा भी चलाई, मतलब जो भी सैनिक वैनिक थे उनको इक्ता प्रथा मतलब जमीन का टुकड़ा दिया जाएगा, उससे आप अपना भरण पोषण करो। जमीन का टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा। बलबन ने इसे खत्म करने का प्रयास किया और सैलरी, पैसा, वेतन देने की बात करी, पर एक कैंडिडेट था जिसकी वजह से उसके दोस्त ने मना कर दिया कि ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, ठीक है, वैसा ही चलने दो। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो जिम्मेदारी तो थी ही, साथ में इसने कुछ ऐसे वर्क किए जो गलत भी थे। इसने क्या स्टार्ट किया, एक दल बनाया जिसको बोलते हैं, तुर्कों का ही एक दल था, तुर्क ए चहलगानी। तुर्क ए चहलगानी, अगर इसकी हम लोग बात करें, तो ध्यान रखिएगा, 40 अमीर सरदारों का दल या ग्रुप। यही जो दल है बाद में इसके वंश के लिए नासूर का काम बन जाता है, नासूर बन जाता है, जिसको बाद में बलबन ही खत्म करता है। सोचिए बलबन कितना पावरफुल था, और मात्र ये 3.5 फीट का था, बहुत ही छोटा था, पर पावर इसकी बहुत ज्यादा थी। बलबन आज भी दिल्ली में जहां पे बना है, लोग बोलते हैं कि रात में यहाँ पे आना मना है। बलबन सोचिए इतना पावरफुल, डरावना, छोटे कद का, जैसे एक मूवी में देख रहा था हॉलीवुड में, कौन सी थी, उसमें वो जो छोटा है सबको मार के शासन करता है बाद में, कुछ वैसा ही। तो तुर्क ए चहलगानी एक दल बनाया, जो चालीसा दल था, 40 अमीर सरदारों का एक दल था, जो बाद में इसके ही वंश के लिए नासूर बन जाता है।
और बाद में बलबन ही इसे समाप्त करता है, बाद में इसे बलबन समाप्त करता है। ध्यान रखिएगा, छोटा सा एक फैक्ट है और आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आप ये याद रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, 1229 शासक तो बन ही चुका था, आप सभी को पता ही है। 1229 में क्या हुआ ऐसा, 1229 में 1229 की घटना है। 1229, ध्यान दीजिएगा, 1229 में खलीफा, खलीफा आप समझते हो, बगदाद के खलीफा ने इसे खिलहत की उपाधि से नवाजा। उपाधि से, उर्दू हो गया ज्यादा, उपाधि से नवाजा मतलब खिलहत क्या होता है, खिलहत, ध्यान रखिएगा, खिलहत मतलब ये पहला एक शासक था, पहला सुल्तान था जिसको, सुल्तान तो बना ही था, साथ में खिलहत का मतलब होता है सम्मान सूचक, सम्मान सूचक वस्त्र दिए, सम्मान सूचक वस्त्र भिजवाए। ठीक है, तो यह अधिकार पाने वाला, यह अधिकार पाने वाला ये प्रथम वैधानिक सुल्तान था। तो ध्यान रखिएगा, यह अधिकार पाने वाला, यह अधिकार पाने वाला यह पहला वैधानिक सुल्तान था, पहला वैधानिक सुल्तान था। ठीक है, यह पहला ये अधिकार पाने वाला ये पहला वैधानिक सुल्तान था। ध्यान रखिएगा इस लाइन को, पहला वैधानिक सुल्तान था, पहला वैधानिक सुल्तान था, क्योंकि 1920 में 1920 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान आजम की भी उपाधि दी गई थी। 1920 बोल रहे हैं, 1220, 1220, 1900 चल 1220, 1220 की बात करें, 1229 के आसपास की बात है, 1220, हाँ, 1220 में इसे देखिए, 1229 में तो सम्मान सूचक वस्त्र प्रोवाइड किए थे, इसे बगदाद के खलीफा ने, ये डेट पहले ऐड कर लीजिएगा, ये डेट पहले ऐड कर लीजिएगा, बगदाद के खलीफा ने, क्योंकि पहले जब उपाधि प्रोवाइड करी सुल्तान आजम, एक दाहिना हाथ, खलीफा का दाहिना हाथ या खलीफा के बिल्कुल पड़ोस, तभी तो सम्मान सूचक वस्त्र प्रोवाइड किए थे ना। तो बगदाद के खलीफा से, बगदाद के खलीफा ने सुल्तान ए आजम, सुल्तान ए आजम, सुल्तान ए आजम का किताब मिला। इसका खिताब मिला, सुल्तान आजम का खिताब मिला, सुल्तान आजम का खिताब मिला। ध्यान रखिएगा,
अब शासन तो कर रहा था, पर चुनौतियां भी बहुत सी थी। चुनौतियां क्या क्या थी? चुनौतियां क्या क्या थी, वो चीजें आपको ध्यान रखनी। चुनौतियां चुनौतियां क्या थी? चुनौतियां मतलब सामने समस्याएं बहुत आ गई थी। समस्याएं क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंटवारा तो करवा दिया था गोरी के आसपास या कुछ लोगों को अलग अलग, पर गजनी अभी भी एक पावरफुल एरा था। गजनी क्या था? एक बहुत ही पावरफुल एरा था, जहां का शासक किसको बनाया गया था? यलदौज को। जहां का शासक किसको बनाया गया था? यलदौज। यलदौज कौन था? गजनी का शासक। यलदौज कौन था? गजनी का शासक। यलदौज जो है गजनी का शासक था। इससे भी पंगा होना बाकी था, क्योंकि भैया सभी को दिल्ली चाहिए था, और यलदौज कई बार आ भी चुका था, आस पड़ोस के क्षेत्रों को जीत भी रहा था। पर इल्तुतमिश एक होशियार और धैर्य वाला आदमी था। उसने कहा कि चलो ठीक है, सारी पावर सारी चीजें तब तक हो जाए, फिर इसको बाद में देखते हैं। सारे विद्रोह को दबा ही रहा था, लेकिन फाइनली क्या हुआ? ना उसको सब्र थी, इधर तो सब्र थी। फाइनली क्या हुआ? तराइन का नाम तो आप सभी लोग सुनते ही हैं। तराइन के 2 युद्ध आपने देखे होंगे, पृथ्वीराज चौहान के साथ हुए। तो तराइन का जो थर्ड युद्ध था, वो किसके किसके बीच में था? तराइन का थर्ड युद्ध किसके बीच में था? एक यलदौस था, और साथ में इल्तुतमिश। इल्तुतमिश भी था। तो तराइन का थर्ड युद्ध किसके बीच में हुआ? यलदौज और इल्तुतमिश। फाइनली हराया गया। ये कब हुआ था? 1215 और 16 का समय था। ठीक है। तो यलदौज से तो छुट्टी पा ली, पर अभी भी बहुत सारे लोग थे जिनका नाम कुबाचा सुना होगा। कुबाचा, मुल्तान। कुबाचा को भी हराया, क्योंकि कुबाचा को हराया, कुबाचा वहां से भगाया भी गया, और कुबाचा को तब तक मंगोलों ने भी आक्रमण कर दिया था। फाइनली मुल्तान को कब्जे में तो कर ही लिया था कुबाचा ने, और फाइनली क्या हुआ? कुबाचा ने आत्महत्या भी कर ली। और भी बहुत सारे लोग थे जिनके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, और यहाँ तक आप सारे लोग इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2 में, क्योंकि बहुत सारी डिटेल है, नेक्स्ट पार्ट 2 में करेंगे, और इसको हम लोग दोबारा से फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 2। तब तक के लिए राम राम।